Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Law Gate syllabus and in today's video we are going to discuss the subject of legal ethics. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अब ये लीगल एथिक्स क्या है? सो लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976 के अंडर चैप्टर 12 में हमें कुछ रूल्स वगैरह बताए गए हैं. व्हाट इज द कंडक्ट ऑफ एन एडवोकेट, हाउ एन एडवोकेट शुड बिहेव. सो इस चैप्टर के अंदर हमें 4 कैटेगरीज बताई गई हैं कि एक एडवोकेट का रवैया किसके साथ किस तरह से होना चाहिए. सो रूल 134 से रूल 176 तक कंडक्ट ऑफ एडवोकेट को एक्सप्लेन किया गया है और इन 4 कैटेगरीज में कौन कौन इंक्लूडेड है कि एक एडवोकेट के दूसरे एडवोकेट की तरफ क्या रवैया होना चाहिए, कोर्ट की तरफ कैसे बिहेव करना है, क्लाइंट्स के साथ किस तरह से डील करना है और जनरल पब्लिक की तरफ एक एडवोकेट का रवैया कैसा होगा. सो हम 1 बाय 1 इन कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे. आज की इस वीडियो में हम एक एडवोकेट का कंडक्ट दूसरे एडवोकेट के साथ डिस्कस करेंगे कि उस एक एडवोकेट ने दूसरे एडवोकेट के साथ किस तरह से बिहेव करना है. सो रूल 134 से रूल 144 एक्सप्लेन करता है कंडक्ट विद रिगार्ड्स टू अदर एडवोकेट्स. सो स्टार्टिंग फ्रॉम रूल 134. रूल 134 कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट टू अपहोल्ड all the times dignity and high standing of his profession. रूल 134 के अंदर एक एडवोकेट की सबसे पहली ड्यूटी बता दी गई है कि एडवोकेट की ये जिम्मेदारी है कि उसने हर वक्त अपने प्रोफेशन की डिग्निटी को मेंटेन रखना है, अपने प्रोफेशन के वकार को मलहूज़े खातिर रखना है. यानी कि एक एडवोकेट का बिहेवियर इस तरह से नहीं होना चाहिए कि उसके प्रोफेशन के ऊपर किसी भी तरह की कोई बात आए. लड़ाई झगड़े में उसने अपने आप को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि फिर ये नहीं कहा जाएगा कि एक बंदा लड़ रहा है, बल्कि ये कहा जाएगा कि एक एडवोकेट ने दूसरे बंदे के साथ झगड़ा किया. मीन्स टू से कि एक एडवोकेट ने अपने आप को किसी किस्म की कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं करना जिससे उसके प्रोफेशन के ऊपर बात करने का मौका मिल जाए बाकी लोगों को. और साथ ही साथ एज वेल एज हिज ऑन डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग एज अ मेंबर देयर ऑफ, और साथ ही साथ अपनी डिग्निटी को, अपने वकार को भी मेंटेन रखना है, क्योंकि अब वो एडवोकेसी के प्रोफेशन से बिलोंग कर रहा है, वो एक एडवोकेट है. अपने प्रोफेशन के साथ साथ उसने अपनी डिग्निटी को भी मेंटेन रखना है. उसके बाद है रूल 135. रूल 135 क्या कहता है? एन एडवोकेट शैल नॉट सॉलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाय एडवर्टाइजमेंट और बाय एनी अदर मीन्स. अब यहां पर एडवर्टाइजमेंट की बात की गई है कि एक एडवोकेट जो है वो अपनी एम्प्लॉयमेंट थ्रू एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा. यानी कि एक एडवोकेट अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बड़े बड़े इश्तेहारात नहीं लगाएगा, बड़े बड़े बैनर्स नहीं लगाएगा. जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे डॉक्टर्स का प्रोफेशन है तो डॉक्टर्स ने अपने बैनर्स लगाए हुए होते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है कि ये जो डॉक्टर है ये जिगर के अमराज वगैरह में माहिर है, फलां डॉक्टर अच्छा न्यूरो सर्जन है, फलां अच्छा ऑर्थोपीडिक्स है, फलां बेस्ट डेंटिस्ट है. लेकिन एडवोकेसी के प्रोफेशन के अंदर एक एडवोकेट ने अपने बड़े बड़े बैनर्स लगाकर उस पर ये नहीं लिखना कि फलां केस इतने में, फलां केस इतने में, बेल अगर हम कर रहे हैं तो वो इतने पैसों में कर रहे हैं. रूल 135 कहता है एक एडवोकेट ने ऐसा कुछ भी नहीं करना. फिर आगे फर्दर एक्सप्लेन किया है बट दिस क्लॉज शैल नॉट बी कंस्ट्रूड एज प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ ऑर्डिनरी प्रोफेशनल कार्ड. लेकिन ये जो क्लॉज है ये आपको विजिटिंग कार्ड बनाने से नहीं रोक सकती. यानी कि एक एडवोकेट अपना विजिटिंग कार्ड बनवा सकता है, उसके ऊपर वो अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस लिख सकता है, अपना ऑफिस का एड्रेस, अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकता है, लेकिन वो बड़े बड़े बैनर्स लगाकर अपने प्रोफेशन को एडवर्टाइज नहीं कर सकता. उसके बाद आ जाएं तो रूल 136 कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट एम्प्लॉय एनी अदर पर्सन टू सॉलिसिट और ऑब्टेन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट. अब
एक एडवोकेट किसी दूसरे बंदे को एम्प्लॉय नहीं करेगा। एक एडवोकेट के पास अपना केस आया, वो किसी और बंदे को ये नहीं कहेगा कि तुम इस केस को जाकर कोर्ट में रिप्रेजेंट करो। ना ही remunerate another person for soliciting or obtaining professional employment for him, ना ही किसी दूसरे बंदे को पैसे वगैरह देकर कहेगा कि तुम मेरे लिए केसेस वगैरह लेकर आओ। nor shall he share with an unlicensed person any compensation arising out of professional employment, और ना ही वो किसी अनलाइसेंस पर्सन को, किसी भी जो जाली वकील है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, उसको आप कोर्ट में भेज देते हो कोई भी केस डील करने के लिए। और साथ ही साथ nor shall he aid or abet an unlicensed person to practice law or to receive compensation, ना ही वो उस अनलाइसेंस पर्सन की किसी भी तरह की हेल्प करेगा या उसको अबेट करेगा कि वो कोर्ट में जाए और वो भी वकील बने और वकालत के प्रोफेशन को आगे लेकर चले, कोर्ट में जाकर केसेस वगैरह को डील करे। उसके बाद है रूल 137। रूल 137 कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट अबाउट अ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी विद अ पार्टी रिप्रेजेंटेटेड बाय एन एडवोकेट। अब दो पार्टीज का केस चल रहा है, एक पार्टी का एडवोकेट दूसरी अपोजिंग पार्टीज के साथ किसी भी किस्म की कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता रिगार्डिंग दी मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, जिसके चीज से मुतालिक उनके दरमियान कंट्रोवर्सी है, उनके दरमियान डिस्प्यूट है, जिसके ऊपर वो केस लेकर आए हैं। दूसरे एडवोकेट की एब्सेंस में उसकी पार्टी के साथ आप किसी भी किस्म की कोई भी बातचीत नहीं कर सकते, और ना ही उसकी एब्सेंस में और ना ही उसके कॉन्सेंट के बगैर आप उसकी पार्टी से कोई बात कर सकते हैं रूल 137 के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है रूल 138। रूल 138 कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ अपोजिंग काउंसिल कम्युनिकेट विद और आर्ग्यू बिफोर अ जज और जुडिशियल ऑफिसर, कि एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट की एब्सेंस में, अपने अपोजिंग काउंसिल की एब्सेंस में आप पर्सनली जज के सामने जाकर उस केस से रिलेटेड किसी भी किस्म के आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन एन ओपन कोर्ट, सवाए ओपन कोर्ट के। साथ ही साथ रूल 138 ये भी कहता है कि अगर आप कोर्ट के अंदर किसी किस्म का कोई एविडेंस दे रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हो, तो आपने उस एविडेंस की, उस डॉक्यूमेंट की कॉपी अपने अपोजिंग काउंसिल को प्रोवाइड करनी है। मीन्स टू से कि अगर आपने कोर्ट में किसी किस्म का कोई एविडेंस देना है तो उससे पहले आपने इस एविडेंस की कॉपी अपने अपोजिंग काउंसिल को प्रोवाइड करनी है। Article 138 further explain that this rule does not apply to the cases of ex party, कि जहां पर ऑपोजिट काउंसिल शुरू से आ ही नहीं रही, जहां पर एक्स पार्टी डिसीजन होने वाला है, तो ऐसी सूरत में आप आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो। उसके बाद आता है रूल 139। रूल 139 कहता है अ क्लाइंट्स प्रॉफर ऑफ असिस्टेंस ऑफ एडिशनल एडवोकेट। आपके पास एक केस आया, एक क्लाइंट अपना केस लेकर आया और अब वो चाहता है कि वो इस केस में किसी दूसरे एडवोकेट की राय ले, वो किसी दूसरे एडवोकेट को हायर करना चाहता है, तो ऐसी सूरत में ये उस क्लाइंट का हक है। आप उसको इस राइट से डिप्राइव नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा केस मेरे पास है तो मैं ही लड़ूंगा। ये टोटली क्लाइंट का राइट है कि अगर वो चाहे तो वो अपना लॉयर चेंज कर सकता है। इसमें एक एडवोकेट कुछ भी नहीं बोलेगा। फिर साथ ही साथ रूल 139 कहता है एन एडवोकेट शुड डिक्लाइन एसोसिएशन एज अ कोलीग अनलेस द ड्यूज ऑफ एडवोकेट फर्स्ट रिटेन आर पेड। लेकिन अगर एक बंदा किसी दूसरे एडवोकेट के पास जा रहा है तो दूसरे एडवोकेट की ये जिम्मेदारी है कि वो उससे पहले पूछे कि क्या तुमने अपने पहले वाले एडवोकेट के ड्यूज वगैरह क्लियर कर दिए हैं, उसकी फी वगैरह पे कर दी है। अगर उसने फी पे नहीं की तो आप उसे कहोगे कि पहले जाओ और अपने एडवोकेट की फी पे करो, और आप ऐसे उसकी असिस्टेंस से डिक्लाइन कर सकते हो। उसके बाद है रूल 140। रूल 140 कहता है क्लाइंट्स आर दी लिटिगेंट्स नॉट एडवोकेट्स, कि क्लाइंट्स जो हैं वो लिटिगेंट्स हैं, एडवोकेट्स नहीं है। झगड़ा क्लाइंट्स के दरमियान है, दो पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट अराइज हुआ है। एडवोकेट सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिहाजा अगर क्लाइंट्स के दरमियान किसी भी किस्म का कोई झगड़ा है तो इससे एडवोकेट के कंडक्ट के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं होना चाहिए।
एडवोकेट्स अपने दरमियान के जितने भी पर्सनल क्लैशेस हैं उनको अवॉइड करेंगे और सिर्फ अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हुए उनके केसेस को डील करेंगे, अपने पर्सनल क्लैशेस को बिल्कुल साइड पर रखते हुए। अगर वो अपने पर्सनल क्लैशेस की वजह से उस क्लाइंट के केस में किसी किस्म का कोई डिले कर रहे हैं तो इस चीज को स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाना चाहिए एज पर रूल 140। उसके बाद आ जाता है रूल 141। रूल 141 क्या कहता है? नो डिवीजन ऑफ फी विद एनी पर्सन फॉर लीगल सर्विसेज इज प्रॉपर। अब ये जो वर्ड प्रॉपर है ये आपने याद रखना है, क्योंकि गेट के अंदर इस रूल से एक ब्लैंक आ सकती है कि डिवीजन ऑफ द फी विद द अदर पर्सन प्रॉपर है, एक्सेप्टेबल है, क्या है। सो आपको याद होना चाहिए कि यहां पर वर्ड प्रॉपर है। except with another advocate based upon the principle of division of the work as expressed in the agreement between advocate। अब इस रूल में ये कहा गया है कि वैसे तो आपने आपस में फी डिवाइड नहीं करनी, लेकिन अगर उन एडवोकेट के दरमियान पहले से कोई एग्रीमेंट हुआ है तो फिर आप आपस में फी डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है रूल 142। रूल 142 कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टू मेंटेन एंड अपहोल्ड द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस इन अकॉर्डेंस विद द रोल ऑफ एडवोकेट मेंटेन्ड बाय बार काउंसिल। कि एक एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस को मेंटेन रखेगा। ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस से मुराद क्या है? कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सीनियोरिटी है कि अब एडवोकेट के अंदर कौन सा बंदा सीनियर है, कौन सा बंदा जूनियर है, इसको कहां से डिटरमिन किया जाता है? सीनियोरिटी को डिटरमिन किया जाता है कि कब आपकी इनरोलमेंट हुई थी इस बार काउंसिल के अंदर। अगर आपकी इनरोलमेंट एक दिन पहले भी हुई है तो वो बंदा सीनियर होगा जिसकी इनरोलमेंट पहले हुई है, और वो जूनियर होगा जिसकी इनरोलमेंट बाद में हुई है। तो आपने हमेशा अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है। ऑल्दो वो आपसे एज में जूनियर है, लेकिन चूंकि वो पहले इनरोल हुआ है, उसका लाइसेंस पहले आया है, लिहाजा अब वो आपसे इस प्रोफेशन में सीनियर है। सो यू शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स योर सीनियर्स। उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारे पास रूल नंबर 143, जो कि इसी से रिलेटेड है। रूल 143 कहता है जूनियर एंड यंगर मेंबर्स शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू सीनियर एंड एल्डर मेंबर्स। कि जो जूनियर हैं, जो बाद में इनरोल्ड हुए हैं, उनको हमेशा अपने सीनियर्स की तरफ कैसा एटीट्यूड रखना है? रिस्पेक्टफुल, यानी कि उनको हमेशा अपने सीनियर्स की, अपने एल्डर मेंबर्स की इज्जत करनी है। और इसी तरह जो सीनियर मेंबर्स हैं, दे शुड नॉट ओनली बी कर्टियस बट ऑल्सो हेल्पफुल टू देयर जूनियर्स एंड यंगर एट द बार। सीनियर मेंबर्स को इसी तरह अपने जूनियर्स की तरफ ना सिर्फ कर्टिसी रखनी है, शाइस्तगी से, उनसे नरमी से, पोलाइटली उनसे बात करनी है, बल्कि साथ ही साथ उनकी तरफ हेल्पफुल भी होना है, उनकी मदद भी करनी है। अगर कहीं पर किसी जूनियर को कोई मुश्किल पेश आ रही है तो सीनियर का काम बनता है कि वो उस जूनियर की हेल्प करेगा, ना कि वो ये कहे कि मैं तो सीनियर हूं, मैं इसको क्यों कुछ बताऊंगा, ये तो मुझसे जूनियर है। ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने उनकी तरफ हेल्पफुल एटीट्यूड रखना है। लास्ट इज रूल नंबर 144। रूल 144 कहता है वेयर मोर देन वन एडवोकेट इज एंगेज्ड ऑन वन साइड, इट इज द राइट ऑफ सीनियर मेंबर टू लीड द केस एंड जूनियर मेंबर शुड असिस्ट हिम अनलेस द सीनियर सो वांट। जब एक केस के अंदर एक से ज्यादा एडवोकेट किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सीनियर का ये राइट है कि वो केस को लीड करेगा और जो उसका जूनियर मेंबर है वो उसको असिस्ट करेगा। अगर तो सीनियर कहे कि जूनियर मेंबर केस को लीड कर सकता है तो तब वो जूनियर केस को लीड करेगा, अदरवाइज जनरल रूल ये है कि सीनियर केस को लीड करेगा और जूनियर उसको हेल्प करेगा, उसको असिस्ट करेगा। कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद रिगार्ड्स टू इट्स क्लाइंट is explained from Rule 145 till Rule 158 of Pakistan Legal Practitioners and Bar Council's Rule 1976. So starting with Rule number 145. Rule 145 कहता है an advocate shall not acquire an interest adverse to a client in property or interest involved in the case.
एक एडवोकेट को ये नहीं करना चाहिए कि उसके क्लाइंट की जो प्रॉपर्टी या राइट इन्वॉल्व है किसी केस के अंदर वो उसके अगेंस्ट जाए और उसमें से अपना कोई इंटरेस्ट निकाल दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपोजिट पार्टी आपको ये कहती है कि आप जानबूझकर ये केस हार जाओ तो इस प्रॉपर्टी में से आपको कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा, तो ऐसा एडवोकेट को नहीं करना चाहिए अंडर रूल 145। रूल 146 कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एडवर्स टू अ क्लाइंट और फॉर्मर क्लाइंट। एक एडवोकेट अपने क्लाइंट के अगेंस्ट जाकर ऑपोजिट पार्टी की एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाएगा, उससे किसी भी किस्म के कोई भी पैसे वगैरह वसूल नहीं करेगा। रिलेटिंग टू अ मैटर इन रेफरेंस टू विच ही हैज ऑब्टेन्ड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाय रीजन ऑफ द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट बाय सच क्लाइंट। अब यहां पर यह कहा गया है कि जब एक क्लाइंट आपके पास आता है तो वो क्लाइंट अपने केस से रिलेटेड आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, और हमने ये भी पढ़ा था कि क्लाइंट और एडवोकेट के दरमियान जो भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द केस शेयर की जाती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, उसको कभी किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं किया जाता। तो यहां पर यह कहा गया है कि अगर आपका क्लाइंट आपको छोड़कर किसी दूसरे एडवोकेट के पास चला जाता है तो आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उस क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करना स्टार्ट कर दो। और फिर इस रूल के अंदर फर्दर ये कहा गया है कि अगर कभी कोई क्लाइंट आपके पास आया है और उसने किसी केस से रिलेटेड आपसे कोई एडवाइस ली है और उसके बाद उसने किसी और एडवोकेट को अपने केस के लिए हायर कर दिया है, तो यहां पर ऑल्दो आपने उसे एडवाइस दी है, उसने आपको फी वगैरह पे नहीं की, लेकिन फिर भी उसने अपने केस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आपको बताई है आप उसको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 147। रूल 147 कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट विदाउट फर्स्ट डिस्क्लोजिंग हिज रिलेशन विद द एडवर्स पार्टी। कि यहां पर यह कहा गया है कि अगर एक बंदा, एक क्लाइंट आपके पास अपना केस लेकर आया है और जिस बंदे के खिलाफ वो केस कर रहा है उस बंदे का, उस पार्टी का इस एडवोकेट के साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशन है, तो ये एडवोकेट इस क्लाइंट का केस लेने से पहले अपना रिलेशन डिस्क्लोज करेगा कि जिस पार्टी के खिलाफ तुम केस कर रहे हो उसके साथ मेरा इस किस्म का कोई ताल्लुक है। यानी कि उसकी एम्प्लॉयमेंट में जाने से पहले आपने अपना रिलेशन ऑपोजिट पार्टी के साथ उसके सामने डिस्क्लोज करना है। उसके बाद है रूल नंबर 148। रूल 148 कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट रिप्रेजेंट कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। यहां पर भी वही बात आ गई कि एक एडवोकेट जो है वो दोनों पार्टीज के साथ मिलते हुए अपने क्लाइंट के खिलाफ जाकर दूसरी पार्टी से पैसे वसूल नहीं करेगा। उसके बाद है रूल नंबर 149। रूल 149 कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट हिमसेल्फ और इन बेनामी परचेज एनी प्रॉपर्टी एट अ प्रोबेट। अब यहां पर सारे रूल्स के अंदर शैल नॉट का वर्ड यूज हुआ है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, एडवोकेट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? इस रूल के अंदर ये कहा गया है कि अगर किसी केस के अंदर किसी प्रॉपर्टी की ऑक्शन की गई है तो वो एडवोकेट ना ही खुद और ना ही वो किसी बंदे को अपने बिहाफ पर बेनामी परचेज में भेजेगा कि वो जाए और इस प्रॉपर्टी को परचेज करे। फिर फर्दर इस रूल में बताया गया है नॉर शैल ही एक्सेप्ट द होल और पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही हैड बीन इंगेज टू कंडक्ट द केस। कि अगर किसी केस में कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो ऐसी सूरत में एडवोकेट ये नहीं कहेगा कि इस प्रॉपर्टी का पूरा या कुछ हिस्सा मुझे दे दिया जाए या इस प्रॉपर्टी से आने वाली जितनी भी पेमेंट है, जितनी भी मनी है, उसमें से कुछ पेमेंट मुझे दी जाए। उसके बाद है रूल नंबर 150। रूल 150 कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट कमिंगल द प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट विद हिज ऑन एंड शैल प्रॉम्प्टली रिपोर्ट टू द क्लाइंट द रिसीट बाय हिम ऑफ एनी मनी और अदर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच क्लाइंट। कि एक एडवोकेट अपने क्लाइंट की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी के साथ मिक्स नहीं करेगा, और अगर तो उसने अपने क्लाइंट की प्रॉपर्टी को या फिर उस प्रॉपर्टी से मिलने वाले किसी मनी को विड्रॉ किया है तो ऐसी सूरत में वो अपने क्लाइंट को प्रॉम्प्टली इस चीज की रिपोर्ट देगा और उसको बताएगा कि मैंने तुम्हारे इतने कुछ पैसे तुम्हारे मिले थे वो मैंने विड्रॉ कर लिए हैं। उसके बाद है रूल नंबर 151। रूल 151 कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट एडवाइज द कमेंसमेंट ऑफ prosecution or defense of the case unless he has been consulted in reference thereto, except when his relation to the party is such as to make him proper for to do so।
अब इसमें ये कहा गया है कि एक एडवोकेट जो है वो किसी दूसरे बंदे को कोई भी केस स्टार्ट करने की एडवाइस नहीं देगा, यानी कि वो किसी दूसरे बंदे को जाकर ख्वामखा के बिला वजह के मुकदमेबाजी करने की किसी भी तरह की कोई भी नसीहत नहीं करेगा कि तुम इस बंदे के ऊपर मुकदमा कर लो या फलां केस तुम कर लो। सिंपल सी बात यह है कि वो अननेसेसरी लिटिगेशन की एडवाइस कभी भी किसी भी पार्टी को, अपने क्लाइंट्स वगैरह को नहीं करेगा। उसके बाद आता है रूल नंबर 152। रूल 152 कहता है एन एडवोकेट इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी शैल नॉट एडवाइज द वायलेशन ऑफ एनी लॉ, कि एक एडवोकेट प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर किसी दूसरे बंदे को ये एडवाइस नहीं करेगा कि वो लॉ की वायलेशन करे। यानी कि आप दूसरे बंदे को ये नहीं कह सकते कि तुमने ऐसा काम किया है, तुम भले लॉ को वायलेट करो, मैं वकील हूं, मैं तुम्हें बचा दूंगा। सिंपली आपने किसी बंदे को ये नहीं कहना कि आप लॉ की वायलेशन करो, लेकिन साथ ही साथ इस रूल में ये भी बता दिया है दैट दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू एडवाइस गिवन इन गुड फेथ दैट अ लॉ इज इनवैलिड। लेकिन ये रूल उन सिचुएशंस में अप्लाई नहीं होगा जहां पर आपने गुड फेथ में किसी बंदे को कोई एडवाइस की है कि ये जो लॉ है ये टोटली इनवैलिड है और गुड फेथ के अंदर आप उसको किसी काम करने से रोक रहे हो, तो उस सूरत में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद है रूल नंबर 153। रूल 153 कहता है इट इज द राइट ऑफ एन एडवोकेट टू अंडरटेक द डिफेंस ऑफ द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द क्राइम regardless of his personal opinion is distinguished from the knowledge as to the guilt of accused। इसमें यह कहा गया है कि अगर आपने किसी केस में किसी एक्यूज्ड का डिफेंस लिया है और उस केस में आप इस डिफेंस काउंसिल अपीयर हुए हो, तो ऐसी सूरत में अपने पर्सनल ओपिनियन को बिल्कुल साइड पे रखते हुए एडवोकेट का ये राइट है कि वो अपने एक्यूज्ड के डिफेंस के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। ये नहीं कि आपका पर्सनल ओपिनियन ये है कि भाई इसने इस तरह का कोई क्राइम कमिट किया है या आपको कुछ ऐसा लग रहा है, आपने अपने पर्सनल ओपिनियन को बिल्कुल साइड पर रखना है और आप बाउंड हो, एडवोकेट बाउंड है कि वो हर तरह के मींस, फेयर एंड ऑनरेबल मींस यूज करते हुए अपने केस को इस तरह से प्रेजेंट करेगा जिस तरह से लॉ ने उसे बताया है, और ताकि वो अपने एक्यूज के डिफेंस के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। उसके बाद है रूल 154। रूल 154 बात करता है फिक्सेशन ऑफ फी की, कि एक एडवोकेट अपनी फी किस तरह से फिक्स करेगा अपने क्लाइंट के साथ। सो रूल 154 ये कहता है एन एडवोकेट शुड अवॉइड चार्जेस विच ओवर एस्टिमेट देयर एडवाइस एंड सर्विसेज। सबसे पहली बात कि आपने अपने चार्जेस को ओवर एस्टिमेट नहीं करना। ये नहीं कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है, उसका स्टेटस हाई है, तो आपने उसकी पोजीशन को देखते हुए उसके साथ, अब फॉर एग्जाम्पल एक बेल का केस है और आपने उसमें लाखों की फी उसको बता दी है, यानी आपने अपने क्लाइंट की पोजीशन को देखते हुए फी फिक्स नहीं करनी, बल्कि एक नॉर्मल रेंज की जितनी फी बनती है जिस केस में, ना बहुत ज्यादा करनी है और ना अपनी फी को अंडर वैल्यू करना है। फिर उसके बाद आगे ये कहा गया है द रीजनेबल रिक्वेस्ट ऑफ ब्रदर एडवोकेट शुड ऑल्सो रिसीव स्पेशल एंड काइंड कंसिडरेशन। अगर आपका कोई फेलो एडवोकेट आपसे किसी केस में रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसमें केस की फी को जो है वो मुनासिब रखा जाए, तो आपने अपने उस फेलो एडवोकेट की रिक्वेस्ट को मलहूज़े खातिर रखते हुए अपनी फी को फिक्स करना है। फिर आगे कहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ विडोज एंड ऑर्फन्स ऑफ एडवोकेट ऑल द एडवोकेट शैल असिस्ट देम फ्री ऑफ द चार्जेस। अगर किसी एडवोकेट के कोई यतीम बच्चे हैं या उसकी बेवा है, तो ऐसी सूरत में आपने उन दोनों का केस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना है, आपने उनसे किसी किस्म के कोई भी चार्जेस नहीं लेने। अब इसी रूल नंबर 154 में आगे कुछ पैरामीटर्स बताए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं फी को फिक्स करने के लिए कि प्रॉपर वे क्या है, आपने अपनी फी को किस तरह से फिक्स करना है। सबसे पहली बात द टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड। आपने ये देखना है कि इस केस के अंदर आपका वक्त कितना लगेगा, आपकी कितनी मेहनत लगेगी इस केस को सॉल्व करते हुए। फिर इसी केस में आपने साथ ही साथ ये देखना है कि अगर आप इस केस को लेते हो और ये थोड़ा लेंथी केस है, तो ऐसी सूरत में आपके बाकी केसेस पर कितना अफेक्ट हो रहा है, बाकी केसेस को कुछ लॉस हो रहा है या नहीं।
और इसके साथ साथ द कस्टमरी चार्जेस ऑफ द बार फॉर सिमिलर केसेस। फिर आपने ये भी देखना है कि बार के अंदर ऐसे केसेस के लिए बाकी वकील कितना चार्ज कर रहे हैं, तो उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी फी को फिक्स करना है। सो ये डिफरेंट पैरामीटर्स इस रूल के अंदर बताए गए हैं। सिंपली ये है कि आपने ना अपनी फी को बहुत ज्यादा बढ़ाना है और ना अपनी फी को बहुत ज्यादा कम करना है, बल्कि मॉडरेट लेवल पर अपने केस को देखते हुए अपनी फी को फिक्स करना है। उसके बाद आ जाते हैं रूल नंबर 155। रूल 155 कहता है कंट्रोवर्सीज विद क्लाइंट्स कंसर्निंग द कंपनसेशन और टू बी अवॉइडेड बाय एडवोकेट। अब इसमें यह कहा गया है कि जब एक क्लाइंट आपके पास अपना केस लेकर आया तो आपने उस केस से मुतालिक जो फी डिसाइड करनी है वो केस के बिल्कुल स्टार्ट में डिसाइड करनी है कि इतनी फी इस केस की चार्ज की जाएगी, और आपने अपने क्लाइंट से अपनी फी स्टार्ट में ही एडवांस पेमेंट ले लेनी है। ऐसा नहीं है कि बाद में जब क्लाइंट का केस खत्म हो जाए और आप उसके ऊपर किसी किस्म का कोई सिविल सूट फाइल करें, तो ये आपके कंडक्ट के बिल्कुल खिलाफ है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है। सो सिंपली आपने अपने क्लाइंट से जब भी फी फिक्स करनी है वो केस के बिल्कुल स्टार्ट में करनी है, केस के बिल्कुल स्टार्ट में उससे एडवांस पेमेंट लेनी है ताकि बाद में होने वाले इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके इन टाइम। उसके बाद है रूल 156। रूल 156 कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू डू वट एवर मे इनेबल हिम टू सक्सीड इन विनिंग हिज क्लाइंट्स कॉज। कि एडवोकेट की ये ड्यूटी है कि वो अपने केस की प्रॉपर प्रिपरेशंस करते हुए हर मुमकिन कोशिश करे कि वो अपने क्लाइंट का केस जीत सके। यानी कि उसने हर तरह की कोशिश करनी है, हर मुमकिन कोशिश करते हुए उसने ये करना है कि मैंने ये क्लाइंट का केस जीतना ही जीतना है। उसके बाद है रूल 157। रूल 157 कहता है व्हेन एन एडवोकेट इज अ विटनेस फॉर क्लाइंट। अब जब एक एडवोकेट एज विटनेस अपीयर हो रहा है किसी भी क्लाइंट के लिए, तो ऐसी सूरत में वो एडवोकेट इस क्लाइंट का केस छोड़ देगा और फिर ये क्लाइंट का केस कोई और एडवोकेट करेगा, क्योंकि जब हमने ये पढ़ा था कि एडवोकेट कभी भी विटनेस अपीयर नहीं हो सकता, तो अगर तो वो क्लाइंट के लिए एज विटनेस आ रहा है तो फिर वो उस क्लाइंट का केस रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सिंपली तो ये कहा गया है कि एडवोकेट कभी भी एज अ विटनेस अपीयर नहीं होगा, लेकिन जहां पर एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए जरूरी है तो फिर वो एडवोकेट कोर्ट के अंदर आके गवाही दे सकता है, वो एज अ विटनेस कोर्ट में अपीयर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट रूल पे, जो कि है रूल नंबर 158। रूल 158 बात करता है इंसिडेंटल मैटर से रिलेटेड कि अगर कहीं पर किसी एडवोकेट ने कोर्ट में कोई एप्लीकेशन दे दी है कि वो किसी जेन्युइन रीजंस की वजह से कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता, तो जो अपोजिंग काउंसिल है उसका ये राइट है कि वो उसके इस चीज का ख्याल रखते हुए वो कोर्ट में जाकर किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स ना करे, ना ही वो कोर्ट से ये डिमांड करे कि इस केस का फैसला आज ही सुनाया जाए। ऑल्दो वो एडवोकेट अपीयर नहीं है, लेकिन आप इस चीज को फोर्स कर रहे हो कि पर्टिकुलर केस में अगर वो केस ट्रायल में भी है लेकिन आपके क्लाइंट को किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, उस एडवोकेट की एब्सेंस से उस डेट में अगर कोई प्रोसेस फर्दर प्रोग्रेस नहीं भी हो रही, केस में क्लाइंट को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, फिर भी आप ये डिमांड किए जा रहे हो कि केस का फैसला आज ही करना है, तो ऐसा नहीं है। आपने अपने फेलो एडवोकेट की अगर जेन्युइन रीजंस की वजह से वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ तो आपने उस चीज का ख्याल रखना है और कोर्ट को कभी भी जबरदस्ती कोर्ट से डिमांड नहीं करना कि वो इस किसी भी केस का फैसला सुनाए। सो एडवोकेट ने कोर्ट के साथ किस तरह से पेश आना है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम रूल नंबर 159 टिल रूल नंबर 167। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 159 से। रूल नंबर 159 कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू मेंटेन टूवर्ड्स द कोर्ट अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। सबसे पहली बात, एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड से मुराद क्या है कि जब आप कोर्ट के अंदर एंटर हो जाते हो तो आपने कोर्ट के साथ एक रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करनी है, उनको एड्रेस करना है जो केस आप कोर्ट के अंदर लाए हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कोर्ट के साथ किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आपने उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, या अगर जजेस के साथ आपके कोई पर्सनल ग्रजेस हैं तो आपने उन पर्सनल ग्रजेस को बिल्कुल साइड पर रखते हुए कोर्ट को एक प्रोफेशनल तरीके से एड्रेस करना है, एक रिस्पेक्टफुल मैनर में उनसे बात करनी है, उनको इज्जत देनी है। जजेस के साथ आप
ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हो, एडवोकेट्स ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं। उनका काम क्या है? सिर्फ कोर्ट के अंदर आकर अपने केसेस को एड्रेस करना, अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करना। ये नहीं कि आप अपने पर्सनल ग्रजेस को, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को केस के अंदर ले आओ और जजेस के साथ लड़ाई झगड़ा या कोर्ट के अंदर लड़ाई झगड़े का तरीका इख्तियार कर लो। रूल नंबर 159 इसी चीज से रोक रहा है और ये बताता है कि एडवोकेट की ये ड्यूटी है कि उसने कोर्ट के साथ अच्छे तरीके से इज्जत और एहतराम के साथ जजेस को डील करना है। नेक्स्ट है रूल नंबर 160। रूल नंबर 160 कहता है एन एडवोकेट शेल नॉट एडवाइज अ पर्सन। शेल नॉट का वर्ड यूज हुआ है, मैंडेटरी है। क्या नहीं करेगा? किसी बंदे को एडवाइस नहीं देगा। कैसे बंदे को? हुज टेस्टिमनी कुड एस्टैब्लिश और टेंड टू एस्टैब्लिश अ मटेरियल फैक्ट टू अवॉइड द सर्विसेज ऑफ द प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर्ट ने किसी बंदे को समन भेजा है कि वो कोर्ट में अपीयर हो और वो कोई ऐसा विटनेस है जिसकी गवाही उस केस के लिए बहुत जरूरी है, तो एडवोकेट ऐसा नहीं करेगा कि उस बंदे को ये कहे कि तुम कोर्ट के अंदर अपीयर ना हो। अगर कुछ भी हो गया, कोर्ट ने तुम्हारे खिलाफ किसी भी तरह का कोई फैसला दे दिया, तो मैं उस फैसले में तुम्हें बचा लूंगा, हम किसी तरह से इसको डील कर देंगे, इस मामले को सॉर्ट आउट कर देंगे। तो रूल नंबर 160 कहता है एडवोकेट इस तरह की कोई भी एडवाइस किसी भी बंदे को नहीं करेगा। उसके बाद रूल नंबर 161 कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट इंटेंशनली मिसकोट टू अ जज, जुडिशियल ऑफिसर और ज्यूरी। अब यहां पर भी शेल नॉट का वर्ड यूज हुआ है, लेकिन शेल नॉट के साथ क्या कहा गया है? इंटेंशनली मिसकोट, यानी कि जानबूझकर आप जज को मिसगाइड नहीं करोगे, मिसकोट नहीं करोगे। किसी बंदे की गवाही से रिलेटेड, अपोजिंग एडवोकेट के आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड या किसी डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को आप कंसील नहीं करोगे। ना ही आप इंटेंशनली लैंग्वेज ऑफ द बुक, किसी स्टैट्यूट को या किसी डिसीजन वगैरह को आप कंसील करोगे, मिसकोट करोगे, मिसगाइड करोगे। किसी भी फैक्ट का जिसको डिस्क्लोज करना जरूरी है, आप उसको कंसील कर रहे हो। यानी कि 161 टोटली आपको रोक रहा है कि आपने कोर्ट को किसी भी तरह से मिसगाइड नहीं करना। जो केस के फैक्ट्स हैं, जो कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैं, जो विटनेसेस की टेस्टिमनी है, जो किसी केस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने वही चीजें कोर्ट के सामने लानी है। ऐसा नहीं है कि किसी को फेवर करते हुए आप कोर्ट से बातें छुपाते रहो ताकि डिसीजन उस बंदे के फेवर में आ जाए। उसके बाद है रूल नंबर 162। रूल नंबर 162 कहता है मार्क्ड अटेंशन एंड अनयूजुअल हॉस्पिटैलिटी ऑन द पार्ट ऑफ एन एडवोकेट टू अ जज और जुडिशियल ऑफिसर। अब यहां पर किस चीज की बात की गई है? अनयूजुअल हॉस्पिटैलिटी, गैर जरूरी हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी। मतलब क्या है यहां पर अनयूजुअल हॉस्पिटैलिटी का? फॉर एग्जाम्पल कि एक कोर्ट में आपका केस गया है किसी जज के पास और उस जज को आउटसाइड की कोर्ट के बाहर आप उस जज की दावतें वगैरह करना स्टार्ट कर दो, उसको खाना खिलाना शुरू कर दो। बेसिकली आपका ये सब चीजें करने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि वो जज आपकी इन चीजों से मुतासिर होकर आपके फेवर में फैसला दे दे। लेकिन रूल नंबर 162 कहता है कि एक एडवोकेट को कभी भी किसी भी जज के साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, ना ही उसके साथ किसी केस से रिलेटेड कोई ऐसा केस जो पेंडिंग है उसके साथ आप प्राइवेटली जाकर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सिर्फ उस बंदे से कोई स्पेशल कंसिडरेशन, कोई स्पेशल फेवर लेने के लिए या फिर किसी तरह की कोई एडवाइस लेने की गर्ज से आप उस बंदे के साथ प्राइवेटली कभी भी केस से रिलेटेड कोई भी बातचीत नहीं कर सकते। अगर आपने जज को एड्रेस करना है तो आपने इनसाइड द कोर्ट करना है, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड अडॉप्ट करते हुए प्रोफेशनल मैनर के अंदर आपने उससे केस से रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स करने हैं या किसी भी तरह की कोई भी चीज कम्युनिकेट करना चाहते हो तो इनसाइड द कोर्ट करना है। उसके बाद आ जाते हैं रूल नंबर 163। रूल नंबर 163 कहता है द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट इंगेज्ड इन पब्लिक प्रोसिक्यूशन। अब यहां पर उस एडवोकेट की बात की गई है जो प्रोसिक्यूशन साइड से है। अब इसमें कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट की सबसे पहली ड्यूटी क्या है कि उसने ये नहीं देखना कि मैं अगले बंदे को सजा दिलवाऊं, बल्कि उसका बेसिक पर्पस क्या होना चाहिए कि अगर मैं कोर्ट के सामने आया हूं तो मैंने ये देखना है कि जस्टिस किस तरीके से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट के सामने आए, आपने विटनेसेस को कंसील किया, फैक्ट्स को कंसील किया। बेसिक पर्पस आपका सिर्फ ऐसा करने का यही है कि आप उस एक्यूज्ड को सजा दिलवा सको, आप उसको कन्विक्ट
कन्विक्ट करा सको और उसकी इनोसेंट, अगर वो इनोसेंट है भी फिर भी आप कोर्ट के सामने उसकी इनोसेंस को छुपा रहे हो और ये सिर्फ इसलिए कि आप उस एक्यूज्ड को सजा दिलवा सको। ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ ये देखना है कि इंसाफ किस तरह से हो रहा है। उसके बाद आ जाता है रूल नंबर 164। रूल नंबर 164 स्टेट्स it is the duty of an advocate to endeavor to prevent political consideration from outweighing judicial fitnesses in the appointment and selection of judges। अब यहां पर प्रिवेंशन ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशन की बात की गई है। पॉलिटिकल कंसिडरेशन किस चीज के अंदर? इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ऐसा नहीं है कि अगर जजेस की सिलेक्शन हो रही है तो उस सिलेक्शन के अंदर सिफारिश के थ्रू किसी भी बंदे को सिलेक्ट करवाया जाए, कोई भी ऐसा बंदा जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर उसका सियासी असर रसूख इतना ज्यादा है कि वो सिफारिश के थ्रू इस पोस्ट पर आना चाहता है, तो एडवोकेट्स की ये ड्यूटी है कि वो इसके खिलाफ बाकायदा प्रोटेस्ट करें कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि अनसुटेबल है बेंच के लिए, उस बंदे को अपॉइंट ना किया जाए, उस बंदे को एज अ जज सिलेक्ट ना किया जाए, बल्कि जो सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट है वो टोटली ऑन मेरिट होनी चाहिए एज पर रूल नंबर 164। उसके बाद आ जाते हैं रूल नंबर 166 के ऊपर। रूल 166 कहता है it is the duty of an advocate to appear in court when a matter is called and if it is so possible to make satisfactory alternative arrangements। रूल 166 कहता है प्राइमरी ड्यूटी एडवोकेट की क्या है कि वो कोर्ट के अंदर पेश हो जब कभी भी उसे कोर्ट में बुलाया जाए किसी भी केस से रिलेटेड, किसी भी केस की प्रोसीडिंग्स के अंदर, तो वो कोर्ट के अंदर आएगा। लेकिन अगर वो किसी वजह से एब्सेंट है, वो कोर्ट में नहीं आ सकता, तो यहां पर कहा है कि उसने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स करनी है। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट से क्या मुराद है कि अपनी जगह कोई और वकील वो उस केस में भेजेगा और कोर्ट को बाकायदा एड्रेस करेगा। अगर कोई सीनियर वकील किसी केस वजह से एब्सेंट है तो वो अपने जूनियर्स को भेजेगा कि वो कोर्ट में जाएं और कोर्ट को इस केस से रिलेटेड असिस्ट करें। उसके बाद है रूल नंबर 167। रूल 167 कहता है एन एडवोकेट शुड इन जनरल रिफ्रेन फ्रॉम वॉलंटियरिंग हिज लीगल ओपिनियन और एड्रेसिंग एनी आर्ग्यूमेंट्स इन केसेस इन विच सच एडवोकेट इज नॉट इंगेज्ड। अब इसमें कहा गया है कि अगर आप कोर्ट के अंदर अपने किसी केस से रिलेटेड गए हो और उस केस में उस कोर्ट में ऑलरेडी कोई केस चल रहा है और उस केस के अंदर ऐसा नहीं है कि आप अपना ओपिनियन देना स्टार्ट कर दो वॉलंटरीली, इवन दो कि आपको उस केस में एज अ वकील इंगेज नहीं किया गया, लेकिन आप कोर्ट में बैठे हो, आप आर्ग्यूमेंट सुन रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप खड़े होकर वॉलंटरीली अपना ओपिनियन देना शुरू कर दो कि इस केस में ऐसा होना चाहिए, इस केस में ऐसा होना चाहिए। हाँ, लेकिन रूल नंबर 167 फर्दर कहता है कि अगर कोर्ट आपको कुछ पूछ रही है, किसी केस से रिलेटेड आपका ओपिनियन मांग रही है, तो फिर आप उस केस में अपना ओपिनियन दे सकते हो, अदरवाइज वॉलंटरीली आप नहीं दे सकते। अच्छा, इसके अंदर हमसे एक रूल मिस हो गया था, जो रूल था रूल नंबर 164। उसमें कहा गया था पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर बाय एन एडवोकेट एज टू पेंडिंग लिटिगेशन। अब इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई केस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, कोई केस सब जुडिस है जिसका फैसला अभी नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि जो केस पेंडिंग है उस केस से रिलेटेड एक एडवोकेट न्यूज़पेपर के अंदर उसके इश्तिहार देना स्टार्ट कर दे, उसमें अपना ओपिनियन बताना स्टार्ट कर दे, या फॉर एग्जांपल जिस तरह से आजकल मीडिया में लोग आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करना स्टार्ट कर दो कि ऐसा केस कोर्ट में चल रहा है, इस केस में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है। 164 इस चीज से बिल्कुल रोक रहा है और ये कहता है कि जब तक एक केस डिसाइड नहीं हो जाता, पेंडिंग केसेस से रिलेटेड एक वकील अपना ओपिनियन किसी भी जगह पर शेयर नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई केस डिसाइड हो गया है तो आप उस पर एग्री या डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन आप अपना ओपिनियन फिर भी नहीं दे सकते। सो 164 में इस चीज की प्रिवेंशन की गई है। एडवोकेट को जनरल पब्लिक को किस तरह से डील करना चाहिए। सो ये स्टार्ट होता है रूल नंबर 168 से रूल नंबर 175B तक। सो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद रूल नंबर 168। रूल 168 में कहा गया है एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट द एम्प्लॉयमेंट टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड अ केस out of spite or for the purpose of
harassing anyone or delaying any matter कि एक एडवोकेट ऐसी कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि ऐसा कोई भी केस किसी भी क्लाइंट का नहीं लेगा जिसका बेसिक पर्पस किसी दूसरे बंदे को हैरेस करना है या किसी मैटर को डिले करना है, उसको लटकाना है। उस केस को आपने फर्दर प्रोसीड होने ही नहीं देना, बल्कि आपका बेसिक पर्पस है कि आप एक केस को लटकाना चाह रहे हो कि जितना देर तक ये केस चलता जाए। तो एडवोकेट के लिए जरूरी है कि वो ऐसी कोई भी केस एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसी कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद है रूल नंबर 169। रूल 169 बात करता है एन एडवोकेट शुड ऑलवेज, उसको करना चाहिए हमेशा, क्या करना चाहिए, ट्रीट दी एडवर्स विटनेसेस एंड पार्टीज विद फेयरनेस एंड ड्यू कंसिडरेशन। एक एडवोकेट को अपनी ऑपोजिट पार्टी और उस ऑपोजिट पार्टी के बुलाए जाने वाले जितने भी विटनेसेस हैं उनको फेयरनेस के साथ ट्रीट करना चाहिए। मीन्स टू से कि उनके साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो आपकी ऑपोजिट पार्टी है तो आप उसके साथ बिल्कुल पर्सनल हो जाओ, आपका एटीट्यूड ऐसा हो कि आप ये कहो कि ये चूंकि मेरे क्लाइंट की ऑपोजिट पार्टी है, इसका के खिलाफ मेरे क्लाइंट का केस चल रहा है, तो आप उसके साथ अपने पर्सनल ग्रजेस पालना शुरू कर दो, पर्सनल दुश्मनियां लाना शुरू कर दो। तो ऐसा नहीं करना। रूल 169 कहता है कि यानी कि एक एडवोकेट को हमेशा प्रोफेशनल एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका इन बंदों के साथ सिर्फ केस की हद तक ताल्लुक है, आपने उनके साथ पर्सनल नहीं हो जाना। उसी तरह रूल 169 मजीद कहता है कि आपका क्लाइंट भी आपको मजबूर नहीं कर सकता, आपके प्रोफेशनल मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। उसके पास ये राइट नहीं है कि वो आपसे ये चीज डिमांड करे कि आप ऑपोजिट पार्टीज के साथ, उनके विटनेसेस के साथ उनको अब्यूज करना स्टार्ट कर दो, उनको साथ गाली गलौज करना स्टार्ट कर दो। सो 169 के अकॉर्डिंग an advocate should not properly behave with the opposite party। उसके बाद आ जाते हैं रूल नंबर 170 के ऊपर। रूल नंबर 170 कहता है an advocate must decline to conduct a civil case or to make a defense when it is intended merely to harass or injure the opposite party or to work any oppression or wrong। अब ये भी 168 की तरह ही है, उसमें हमने बात की थी कि अगर वो किसी को हरास करने से रिलेटेड है। 170 कहता है कि एडवोकेट को ऐसा केस जरूर रिफ्यूज करना चाहिए, कोई भी सिविल केस या कोई भी जिसमें वो डिफेंस काउंसिल के तौर पर अपीयर हो रहा है, तो अगर वो केस ऑपोजिट पार्टी को हरास करने से मुतालिक है, उसको इंजर करने से मुतालिक है, या कोई भी गलत काम करने के लिए अगर आपका क्लाइंट आपको कह रहा है कि आप उसको रिप्रेजेंट करो कोर्ट में, तो 170 रूल के अकॉर्डिंग एडवोकेट ऐसी एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करने से इनकार कर सकता है। उसके बाद है रूल नंबर 171। रूल नंबर 171 कहता है नो एडवोकेट इज ऑब्लिग टू एक्ट ईदर एज एडवाइजर और एडवोकेट फॉर एवरी पर्सन हु मे विशेस टू बिकम हिज क्लाइंट। इसमें यह कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि एक एडवोकेट हर बंदे को जो कि उसके पास आ रहा है वो उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट करे, वो उसका लीगल एडवाइजर बने। रूल 171 कहता है कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास अपना केस लेकर आ गया है, तो अगर आप नहीं चाहते कि आप उसको रिप्रेजेंट करो, उसका केस लड़ो, तो आप सिंपली इनकार कर सकते हो। आपको बाउंड नहीं किया गया कि जो बंदे भी आपके पास अपने केसेस लेकर आए आपने जरूर ही उनको कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है। एडवोकेट बाउंड नहीं है, वो चाहे तो इनकार कर सकता है। रूल 171 मजीद कहता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एडवोकेट के ऊपर आती है, उसकी कॉन्सेंट के ऊपर आती है कि किन बंदों को वो चाहता है कोर्ट में रिप्रेजेंट करे, कौन से प्लेंटिफ्स का, कौन से डिफेंडेंट्स को वो कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा, तो वो उन्हीं को कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो हर बंदे के लिए लीगल एडवाइजर बन जाए। उसके बाद है रूल नंबर 172। रूल नंबर 172 को अगर आप सिंपली देखें तो इसमें सिर्फ एक ही बात की गई है कि एक एडवोकेट किसी भी दूसरे बंदे को ऐसी कोई एडवाइस नहीं करेगा जो कि डिसलॉयल्टी टू द लॉ से रिलेटेड है, यानी कि वो आपको ऐसा नहीं कहेगा कि आप लॉ के साथ डिसलॉयल हो जाओ, लॉ को मानने से इनकार कर दो। ऐसी कोई एडवाइस एडवोकेट नहीं कर सकता। उसके बाद है रूल नंबर 173। रूल नंबर 173 कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट विथ,
firstly nor appear before a public officer, board, committee or body in his professional capacity without first disclosing that he is an advocate representing interest। कि एक एडवोकेट किसी भी कमेटी या बोर्ड के सामने अपीयर नहीं होगा या उनके साथ कम्युनिकेट उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि वो उनके सामने अपीयर होने के बाद अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना कर दे। यानी कि 173 कहता है कि अगर आप किसी पब्लिक ऑफिसर के सामने या किसी कमेटी या किसी बॉडी के सामने अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में जा रहे हो तो आपकी सबसे पहली ड्यूटी है कि आपने अपनी शनाख्त डिस्क्लोज करनी है। आपने उस बंदे को बताना है कि आप एक एडवोकेट हो और आप अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में उसके सामने पेश हुए हो। उसके बाद है रूल नंबर 174। रूल नंबर 174 में दो बातों को एक्सप्लेन किया गया है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली बात, एन एडवोकेट शुड नॉट एक्सेप्ट द एम्प्लॉयमेंट as an advocate in any matter upon the merits of which he has previously acted in judicial capacity। कि एक एडवोकेट को ऐसी कोई भी एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए जिसमें प्रीवियसली उसने जुडिशियल कैपेसिटी में कोई काम किया है। मीन्स टू से दिस क्लॉज सिंपली सेज दैट अगर कोई एक बंदा था और वो किसी केस में एज जज रह चुका है और अपनी रिटायरमेंट के बाद अब उसने अपने एडवोकेसी के प्रोफेशन को कंटिन्यू किया है तो वो ऐसे केस में एज एडवोकेट अपीयर नहीं हो सकता जिस केस में वो पहले जज रह चुका है। यानी कि वो नए केसेस में अपीयर हो सकता है लेकिन जिन केसेस में वो जज रह चुका है उन केसेस के लिए वो एडवोकेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, एन एडवोकेट हैविंग वंस हेल्ड पब्लिक ऑफिस और हैविंग बीन इन पब्लिक employment should not after his retirement accept the employment in any matter which he has investigated। में कहा गया है कि अगर कोई एडवोकेट जिसने पहले कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर लिया था और अपनी रिटायरमेंट के बाद अब वो एडवोकेसी के प्रोफेशन में आया है तो अगर उसने ड्यूरिंग दी पब्लिक ऑफिस किसी केस में कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की थी तो अब वो उस केस में एडवोकेट अपीयर नहीं हो सकता। 174 दो बातें कर रहा है। आप किसी ऐसे केस में दोबारा एडवोकेट अपीयर नहीं हो सकते जिसमें आप पहले जज रह चुके हो, या फिर आप किसी ऐसे केस में भी एज एडवोकेट अपीयर नहीं हो सकते जिससे पहले आपने उस केस में ड्यूरिंग द पब्लिक ऑफिस कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की थी। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप उस केस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके बाद है रूल नंबर 174A। रूल नंबर 174A बात करता है, नो एडवोकेट विल यूज हिज प्रीवियस डेजिग्नेशन और पोस्ट such as retired justice, retired general, ex attorney general और ex advocate general। अब इस 174A में बात की गई है कि कोई भी एडवोकेट अपने नाम के साथ अपना प्रीवियस डेजिग्नेशन यूज नहीं करेगा अपने विजिटिंग कार्ड्स के ऊपर, अपने साइन बोर्ड्स के ऊपर, अपनी नेम प्लेट्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप अपने नाम के साथ लिख दो एक्स रिटायर्ड जज, एक्स अटॉर्नी जनरल, एक्स एडवोकेट जनरल या रिटायर्ड जनरल या कुछ भी, यानी कि आप अपना प्रीवियस डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते अगर आप एडवोकेसी के प्रोफेशन में एंटर हो गए हो। यानी कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रैक्टिस 174A के अकॉर्डिंग आप अपने प्रीवियस डेजिग्नेशन को यूज नहीं कर सकते। उसके बाद है रूल नंबर 174B। रूल नंबर 174B कहता है, नो एडवोकेट शैल डिस्प्ले। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 174A भी और 174B भी। नो एडवोकेट शैल डिस्प्ले आउटसाइड हिज ऑफिस और एनीवेयर एल्स हिज नेम ऑन द नेम प्लेट और बोर्ड ऑफ द साइज ऑफ मोर देन 1.5 into 2। यानी कि जो एक एडवोकेट है उसके ऑफिस के सामने जो बाहर उसका बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड, जिस पर उसकी तमाम क्वालिफिकेशंस लिखी होती हैं, तो एक एडवोकेट इस साइज से बड़ा बोर्ड अपने दफ्तर के बाहर नहीं लगा सकता। वो साइज क्या है? 1.5 into 2। ये जो क्लॉज है ये गेट के हवाले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे टेस्ट में पूछा जा सकता है कि एक एडवोकेट के ऑफिस के बाहर जो साइन बोर्ड है वो कितने साइज का होना चाहिए। सो आपने अपने माइंड में रखना है कि एक एडवोकेट अपने ऑफिस के बाहर 1.5 into 2 साइज से बड़ा बोर्ड लगा नहीं सकता एज पर रूल 174B।
उसके बाद आ जाते हैं रूल नंबर 175 के ऊपर। रूल नंबर 175 कहता है an advocate shall not join or carry on any other profession, business or services, nor shall he be an active partner or a salaried official or servant subject to the terms and conditions of the services of the government. Simply 175 कहता है कि एक एडवोकेट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, ड्यूरिंग द हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी वो कोई भी दूसरा बिजनेस अडॉप्ट नहीं कर सकता, कोई भी दूसरा प्रोफेशन अडॉप्ट नहीं कर सकता। अगर वो एडवोकेट है तो वो एडवोकेसी के प्रोफेशन को कंटिन्यू रखेगा, लेकिन अगर वो किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाह रहा है, उसको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, तो सबसे पहले उसने अपना लाइसेंस सस्पेंड करवाना है, उसके बाद फिर वो जॉब कंटिन्यू कर सकता है। अदरवाइज वो दो प्रोफेशन एक साथ लेकर नहीं चल सकता। उसके बाद रूल नंबर 175 की दूसरी क्लॉज कहती है कि एनी वायलेशन ऑफ सब रूल 1 बाय एन एडवोकेट शैल इंटेल कॉन्सिक्वेंसेस एज प्रोवाइडेड इन रूल 108O कि अगर कोई एडवोकेट इस सब रूल 1 की वायलेशन करता है तो वो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए खुद जिम्मेदार होगा, यानी वो कॉन्सिक्वेंसेस उसके लाइसेंस की सस्पेंशन भी हो सकते हैं। उसके बाद है रूल नंबर 175A। रूल नंबर 175A बात करता है नॉन ऑब्जर्वेंस or violation of the canons of professional conduct and etiquettes mentioned in this chapter by an advocate shall be deemed to be professional misconduct, making him liable for disciplinary action. 175A कहता है कि इस चैप्टर के अंदर जो ये जितने भी रूल्स वगैरह एक्सप्लेन किए गए हैं, अगर कोई एडवोकेट इनको फॉलो नहीं करता या इनकी वायलेशन करता है तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के साथ डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए लायबल होगा, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। नाउ व्हाट इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इज द टोटली unethical and unprofessional behavior of any employee. So 175A के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा इन रूल्स को वायलेट करता है या इनको फॉलो नहीं कर रहा, कोई बंदा से मुराद कोई एडवोकेट, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए लायबल होगा। इसी तरह रूल 175B कहता है नॉन ऑब्जर्वेंस of the decisions or instructions of the Pakistan Bar Council by any bar council or bar association member shall be deemed to be a gross professional misconduct. रूल 175B कहता है कि अगर तो पाकिस्तान बार काउंसिल्स ने कोई इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस दी हैं बाकी बार काउंसिल्स को, तो अगर बाकी बार काउंसिल्स या उनका कोई भी मेंबर या कोई भी एडवोकेट इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, इनको वायलेट करता है, तो देन ही विल बी लायबल फॉर द ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब आपने ये दो चीजें याद करनी है 175A और 175B में जो बात की गई, क्योंकि इन दोनों रूल्स में से हमेशा एक क्लॉज पेपर में जरूर भी आती है। सो गेट के हवाले से आपने याद रखना है कि अगर कोई इन कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिकेट्स को ऑब्जर्व नहीं करता, इनको फॉलो नहीं करता, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए लायबल होगा। और अगर कोई पाकिस्तान बार काउंसिल की इंस्ट्रक्शंस को नहीं मान रहा तो देन वो ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए लायबल होगा। सो आज की इस वीडियो के साथ हमने डिस्कस किया कि एक एडवोकेट को जनरल पब्लिक के साथ किस तरह का रवैया अडॉप्ट करना चाहिए। सो आज हमारी लीगल एथिक्स का लॉ गेट का सारा कोर्स कवर हो चुका है। हमने चारों कैटेगरीज को रूल 135 से रूल 175B तक डिटेल में डिस्कस किया है। सो आई होप कि आपको ये चारों कैटेगरीज समझ में आई होंगी अगर आपने मेरे तमाम लेक्चर्स को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो इन वीडियोस को जरूर लाइक करें, कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। Thank you so much for watching this video. Till then, Allah Hafiz.